दोस्तों, अब हमने पहले पार्ट में देखा कि किस तरह सियोरी और वुजिन एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन कोई तीसरा शख्स भी था जो सियोरी को अपना बनाने के लिए बेकरार था, और वो था वुजिन का भांजा यू चैन, जो पहले ही दिन से सियोरी का साथ दे रहा था। उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा था, फिर चाहे बात उसके अंकल के घर में इजाजत देने की हो या फिर नौकरी के लिए रिज्यूमे बनवाने की। यू चैन सियोरी के करीब आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वो सियोरी को कहीं न कहीं पसंद करने लगा था। एक रोज यू चैन की क्लासमेट रियान देखती है कि आज यू चैन के अंकल घर में नहीं है, तो वो मौका पाकर उससे मिलने के लिए घर के अंदर आती है, जहाँ पर सभी लोग बैठकर सियोरी के काम में हाथ बटा रहे थे। यू चैन को सियोरी का इतना करीब देखकर रियान को उससे जलन महसूस होती है, क्योंकि रियान यू चैन को पसंद करती थी। लेकिन जिस तरह से वो सियोरी की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रख रहा था, इससे उसे काफी ज्यादा चिढ़न हो रही थी, और इसी गुस्से में वो जानबूझकर बगल में बैठे सियोरी के ऊपर पानी गिरा देती है। यू चैन तुरंत उसके कपड़े साफ करने लगता है और फिर अपने कुछ कपड़े उसके लिए लाने के लिए अंदर चला जाता है। अब तो रियान का दिमाग और खराब हो गया। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सियोरी यू चैन के कपड़े पहनती है, और वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसे किसी तरह सियोरी को यू चैन के कपड़े पहनने से रोकना था। अगले दिन वो अपनी बहन के कपबोर्ड से सारे कपड़े उठाकर सियोरी को दे देती है, ताकि उसे यू चैन के कपड़े पहनने की जरूरत ना पड़े। थोड़े समय बाद डॉग को खाना देने का टाइम हो जाता है। सियोरी उसका खाना रेडी करती है, तभी उसे ख्याल आता है कि वुजिन ने डॉग के खाने में कुछ मिलाने की सलाह दी थी, लेकिन वो क्या था वो भूल गई थी। इसीलिए वापस वुजिन के कमरे में पूछने के लिए जाती है, लेकिन तब तक वुजिन अपने ही टेबल पर काम करते करते सो चुका था। सियोरी उसे एक टक निहारती रह जाती है, क्योंकि वो वाकई में बेहद क्यूट लग रहा था। इसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि आज जेनिफर काम के लिए नहीं आई, क्योंकि वो कई दिनों से बीमार चल रही है, जिसकी वजह से घर का सारा काम खुद सियोरी को करना पड़ता है। ऐसा वो काफी दिनों तक करती है, जिसकी वजह से उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। शाम को जब वो घूमने के लिए निकलती है तो उसे एक ब्रिज दिखाई देता है। ये वही ब्रिज था जहाँ पर वो अक्सर बचपन के दिनों में मून को देखकर उसे हाथ में बनी एक आकृति में कैद कर लेती थी। स्कूल के दिनों के दौरान वुजिन ने पहली बार यहीं पर उसका नाम स्कूल ड्रेस में नोसोई लिखा देखा था। वेल, आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रही थी। तभी दूसरी तरफ से आ रहे वुजिन का ध्यान उस पर जाता है और उसे अपने बचपन का वही दृश्य याद आ जाता है। ये वही लड़की थी जिसके प्यार में वो पागल था, लेकिन वो तो मर चुकी थी। फिर आखिर ये कौन है? ये सोचते सोचते वो फिर से सदमे में चला गया और भागकर ऑफिस में जाता है। वुजिन जब जब उस दृश्य के बारे में सोचता है तो वो बेकाबू होने लगता है, और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था। थोड़े समय बाद वो खुद को संभाल कर उस दिन की दुर्घटना में मरे लोगों के बारे में खोजबीन करता है, और यहाँ से उसे 13 साल पहले नोसोई का नाम दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि वुजिन उसके दाह संस्कार में भी गया था, मगर अपनी आंखों के सामने उसे दफन होते देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जिसकी वजह से वह भागकर वापस आ जाता है। पुरानी सभी यादें एक बार ताज़ा होने की वजह से वुजिन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर नोसोई उस एक्सीडेंट में मर गई तो ये लड़की कौन है जो बिल्कुल उसी की तरह बर्ताव कर रही है। खुद की इन उलझनों में वो इतना फंस जाता है कि दोबारा अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाने पर मजबूर हो जाता है, जहाँ पर उसे सलाह देते हैं कि कुछ महीनों के लिए वो उस लड़की से दूर हो जाए, क्योंकि जब जब वो सियोरी के साथ रहा है उसे एंजाइटी अटैक का सामना करना पड़ा है। कुछ ही महीनों में वुजिन की कंपनी एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाली थी, जिनमें उन्हें और भी लोगों को शामिल करने की जरूरत थी। तभी कंपनी के ऑफिस में एक महिला का कॉल आता है, जो उसे लड़की के बारे में पूछती है जिसने कुछ दिन पहले उससे बात की थी। कंपनी की को फाउंडर हेसो से बताती है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी महिला काम नहीं करती, लेकिन वो उस औरत की आवाज अच्छे से पहचानती है। तभी उसे ध्यान आता है कि शायद ये सियोरी होगी, जो कुछ दिनों पहले वुजिन को ढूंढने के लिए ऑफिस में आई थी, और इसी दौरान उसने उस कस्टमर का फोन उठाया होगा। अब जो कि सियोरी वॉयलिन बजाने में एक्सपर्ट थी, इसीलिए उसे योचिन की सलाह पर कंपनी के क्लासिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाता है, यानी कि उसे यहाँ पर नौकरी मिल चुकी है। वुजिन उसके लिए आपत्ति भी करता है, लेकिन हेसो बॉस थी, इसीलिए उसके बाद कोई नहीं टाल सकता था। वुजिन सियोरी से जितना दूर रहने की कोशिश करता, वो उसके और पास आ जाती
और अब रोजाना ऑफिस में उसे उसका चेहरा देखना पड़ता, जिसकी वजह से वुजिन ने ऑफिस जाना ही कम कर दिया। अब ना तो वो घर पर रहता था, ना ही ऑफिस में, बल्कि इधर उधर के काम से बाहर ही निकला रहता था। कभी रोड पर अपनी लत के कारण जहाँ देखो इंची टेप से चीजों का साइज मेजर करने लगता, तो कहीं किसी कैफे में बैठकर क्लाइंट्स की बोरिंग बातें सुनता। वहीं दूसरी तरफ यूचान, जो कि अपने से 11 साल बड़ी सियोरी को दिल दे बैठा था, वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इनफैक्ट उसकी नौकरी मिलने की खुशी में उसने पूरे घर को डेकोरेट किया। वही जेनिफर को जब ये बात पता चली तो वो उसे एक नए जोड़े की सैंडल तोहफे के रूप में भेंट करती है। बस कमी थी तो सिर्फ प्यार की, जो सियोरी को वुजिन से चाहिए था, मगर अपने पुराने हादसे की वजह से वो उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। रोजाना की इन हरकतों से तंग आकर एक रोज सियोरी खुद वुजिन से पूछ बैठती है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से वो उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहा। वो तो उसके साथ काम करने से इतनी खुश है कि जैसे उसकी सालों की तमन्ना पूरी हो गई हो। बेचारी कुछ ना करने पर भी उसे माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि तुम ही वो इकलौते शख्स हो जिसने मुझे मेरे बुरे वक्त में सहारा दिया। अब इस तरह मुझसे मुंह मत फेरो। वुजिन फिर भी उसकी एक नहीं सुनता और गाड़ी में बैठकर निकल जाता है, ये सोचकर कि उनके बीच सब खत्म हो चुका है, इस बात से अनजान कि अभी भी भगवान ने उन दोनों को एक ही धागे में बांधा हुआ है। इस दौरान हेसियो का उसे कॉल आता है, जो वुजिन के साथ उसे फौरन कंपनी में बुलाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। दरअसल जो फ्लोर कॉन्सर्ट के लिए आई थी वो सबसे ज्यादा चिकनी थी, जिसकी वजह से स्टेज में काफी फिसलन हो रही थी। ऐसे में सियोरी और बाकी लोग जल्दी जल्दी में वहाँ मौजूद कुछ हिस्से को हाथों से स्क्रब करते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, और फिर सभी अपने सबसे बड़े क्लाइंट जिम किम के शो के लिए निकल जाते हैं। ये शो इतना कमाल का था कि सियोरी जिम के वॉयलिन की धुन से मोहित हो जाती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब उसकी मुलाकात जिम किम से होती है तो सभी उसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन फ्लोर क्लीन करने की वजह से उसके हाथ गंदे होने के साथ थोड़े बहुत जख्मी भी होंगे, जिस वजह से वो उसे हाथ मिलाना सही नहीं समझती। तभी हीसो जिम किम को सियोरी से रूबरू करवाती है और यहाँ हमें जिम किम के दिल के अंदर अपने कॉम्पिटिटर को लेकर जलन साफ साफ नजर आता है, क्योंकि सालों पहले होने वाले शो में वो उसके सामने परफॉर्म करने वाली थी। इसके बाद सियोरी और वुजिन एक साथ घर पहुंचते हैं, जहाँ पर यूचान की नजर सियोरी के फटे हाथ पर जाती है। वो अच्छे से जानता था कि वायलिन आर्टिस्ट के लिए उसका हाथ कितना जरूरी होता है। यूचैन घर के कोने में उसके हाथ में लगाने के लिए दवाइयाँ ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो भरी बरसात में बाहर मेडिसिन लेने के लिए पहुंच जाता है। और जब तक घर वापस आया तो देखता है कि जेनिफर ने उसके हाथों में मलहम लगाकर सुला दिया है। यहाँ यूचैन को महसूस होता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि इस तरह किसी लड़की के लिए इस हद तक गुजर जाना वाकई में कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। आज सुबह सियोरी ढेर सारे प्याज छीलने लगी। ये वो इसलिए नहीं कर रही थी कि ये उसका काम है, बल्कि वो आज इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे रोना था, और ऐसे रोना था कि कोई पहचान न पाए। मगर लाख कोशिश के बाद भी उसकी ये कीमती आंसू वुजिन से नहीं छिप पाते, क्योंकि उसने उसके साथ खुशी के वो हर पल गुजारे थे जो दुख और सुख के बीच के फर्क को अच्छे से समझ सकते हैं। सियोरी को इस तरह रोता देख उसे भी काफी दुख होता है और वो अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगता है। इस दौरान उसका पैर फिसल जाता है और ये रोमांटिक सा पल अचानक से एक हंसी मजाक में बदल जाता है। इसके बाद शाम को दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर पार्क में घूमने चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। तभी उन्हें एक ड्रिंक करने का ख्याल आता है। गलती से वुजिन इतना पी लेता है कि इस मौसम में भी उसे बर्फ नजर आते हैं और वो भागकर एक फुटबॉल ग्राउंड को अपना घर समझकर सो जाता है। सियोरी पीछे पीछे भागकर उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर वो उठने का नाम ही नहीं लेता, जिसके बाद वो एक कार्डबोर्ड से बनी हाथ गाड़ी से उसे घर तक घसीट कर ले जाती है, जहाँ पर जेनिफर आकर उसकी मदद करती है। तब कहीं जाकर वुजिन अपने रूम में चैन की नींद सो पाता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सर में दर्द था। उसे याद नहीं कि रात बीती क्या हुआ,
मगर दिमाग पर थोड़ा जोर डालने के बाद उसे सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो सियोरी के सामने काफी शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। उस रात के अपने बर्ताव की वजह से माफी मांगता है और फिर दोनों साथ में गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज ऑफिस में एक अलग ही माहौल था, क्योंकि वुजिन सियोरी की वजह से रोज मुंह बनाकर ऑफिस से छुटकारा पाने की कोशिश करता था। आज वही यूजिन इतना खुश है कि वह रुकने का बहाना ढूंढ रहा है। इसे हीसो को समझते देर नहीं लगती कि जरूर उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। हीसो सियोरी के लिए बेहद खुश थी। आखिर वो वुजिन को डिजर्व करती है और इसी खुशी में वो अपना फेवरेट बैग सियोरी को गिफ्ट में दे देती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि जब वो अपने घर वापस पहुंची तब दोबारा से घर के बाहर प्रॉपर्टी एजेंट्स को देखती है। देखकर बेचारी को एक बार फिर से बुरा लगता है। आखिर वो घर उसी का तो था। वहाँ उसके बचपन की ना जाने कितनी यादें सिमटी हुई है। सियोरी को एहसास होता है कि उसके अंकल को ढूंढते हुए पूरे 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ऐसे में वो उन लोगों के ऊपर बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए उसे अपनी फूटी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। वहीं डॉक्टर ह्युंगताई ने भी सियोरी को ढूंढना नहीं छोड़ा था। वो उसको पाने की पूरी कोशिश में लगा था। उधर अब जो कि वुजिन के पिता इस घर को बेचने का फैसला कर लिया था, तो एक दिन वो उसके स्टोर रूम जाता है, जिसमें उसने अपने अतीत की सारी यादें संजो कर रखी थी। इस कमरे में सियोरी की वही कीचेन भी रखी हुई थी, जिसे उसने बचपन के दिनों में बस से उतरकर वापस देने के लिए दौड़ा था। वो जैसे ही स्टोर रूम में दाखिल होता है, तभी उसे इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से वो बिना दरवाजा बंद किए ही वहां से चला जाता है। तभी उनका डॉग भागते भागते उसी कमरे में चला जाता है, जिसके पीछे सियोरी भी पहुंच जाती है। यहाँ उसे धूल मिट्टी खाई हुई काफी चीजें दिखाई देती है, जिनमें एक लड़की की पेंटिंग भी थी। वो स्कूल ड्रेस पहने चांद को निहार कर हाथों से कुछ कलाबाजियां कर रही थी। सियोरी उसे साफ करने की कोशिश करती है कि तभी अचानक वहां पर नौकरानी जेनिफर आ जाती है और उसे इस कमरे से बाहर चलने को कहती है, क्योंकि वुजिन को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई इस कमरे में आए। वुजिन अपने पिता के फैसले को लेकर काफी परेशान था। उसे नहीं पता था कि वो आगे सियोरी को अपने साथ कहीं रख पाएगा या नहीं, इसीलिए वो कुछ दोस्तों की इसमें मदद लेने की सोचता है, क्योंकि वो अक्सर अपने घर बदलते रहते हैं। इसी दिन सियोरी को ऑफिस के एक कोवर्कर जिनहिन से मालूम पड़ता है कि उसका कजन अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा है। अगर वो चाहे तो उसके घर में रह सकती है, बस इसके बदले उसकी मछलियों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुनकर सियोरी बिना सोचे समझे हामी भर देती है, क्योंकि बिना पैसे दिए एक नए घर में रहना, आखिर इससे फायदा का सौदा क्या हो सकता है। शाम को सियोरी अपना सामान धीरे धीरे पैक करने लगती है। उसने सेमिनार खत्म होने के बाद घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये बात योचैन को मालूम पड़ती है, तो वो अपने अंकल से उसे रोकने के लिए कहता है, मगर वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। बेचारा वुजिन उसके जाने से खुद दुखी था। अगले रोज वो सभी मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वापस आते समय उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों ट्रेन से घर का सफर करने का फैसला करते हैं। रास्ते में वो मौज मस्ती करते हैं, साथ में स्पाइसी नूडल्स भी खाते हैं। इसी दौरान एक फोटोग्राफर उन दोनों की साथ तस्वीरें खींचकर उसकी एक कॉपी वुजिन को दे देता है, जिसे वो छुपाकर अपने पॉकेट में डाल देता है। दोनों जाते जाते उन दोनों को पूरी जिंदगी साथ में खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन इससे पहले कि वुजिन उसे कुछ समझा पाता, वो चला जाता है। शाम को मीटिंग के बाद सियोरी एक लड़की को वायलिन बजाते हुए देखती है। बेहद नजदीक से उसकी प्रतिभा का लुत्फ उठाती है। तभी उस लड़की की नजर सियोरी पर पड़ती है, और जिस तरह से जौहरी को हीरे की परख होती है, ठीक उसी तरह उस लड़की को भी समझ में आ गया था कि यकीनन सियोरी को भी इसे बजाना आता है। वो फटाक से वायलिन उसके हाथों में थमाकर बजाने को कहती है। सियोरी के हाथ तो जैसे वायलिन पर पड़ते ही एक प्यारी सी धुन पूरे हॉल में गूंजने लगती है। इसी बीच वहां पर वही प्रोफेसर ठहरने के लिए आते हैं, जिसे कुछ सालों पहले उसे जर्मनी जाने का मौका दिया था। वो उस मधुर धुन से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन जैसे ही वो वायलिन आर्टिस्ट के पास पहुंचते हैं, मालूम पड़ता है कि वो लड़की तो कब की जा चुकी है। दरअसल सियोरी के हाथों की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी देर बाद ही बेहद जोर का दर्द होने लगा। ये सब कुछ दूर खड़ा वुजिन भी देख रहा था। वो सियोरिन को अपने साथ बीच पर चलने को न्योता देता है, जहाँ पर वो दोनों तरह तरह की बातें करते हैं।
तभी सियोरी उसे बताती है कि पिछले 13 सालों से वो कैसे नींद में चली गई, जिसकी वजह से उसका सपना टूट गया। वो एक बड़ी वायलिन आर्टिस्ट बनना चाहती थी और अब वो 30 साल की हो चुकी है, लेकिन उसका दिमाग आज भी वही 17 साल की बच्ची जितना है। हालांकि इन सब के बावजूद वो जिंदगी से हारी नहीं है, बल्कि हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार बैठी है। साथ ही वो जिनसे कहती है, मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता है, आखिर घर बेचने के बाद मैं कहाँ रहूंगी, लेकिन उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती, बल्कि जिंदगी में खुद कुछ करना चाहती हूँ। वो जिन सोचने लगता है, आखिर ये कितनी बहादुर लड़की है, कम से कम मेरी तरह तो नहीं जो हर बात पर सदमे में चला जाता है। वो जिन अपने बचपन की वो दर्दनाक घटना बताना चाहता था, लेकिन सियोरी उसकी परेशानी न बढ़ाते हुए बोलने से मना कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। हालांकि इस छोटी सी ठहरी हुई मुलाकात से उन दोनों के बीच करीबी और बढ़ जाती है। अगली सुबह वो जिन अपने नए घर में जाने की तैयारी करने लगती है, जहां एक तरफ यूचैन के दोस्तों ने उसे एक इलेक्ट्रिक फैन गिफ्ट किया था, तो वही देवदास बना यूचैन उसे फार्मेसी की ढेर सारी दवाइयां देता है ताकि वो बीमार भी पड़े तो इन्हें खाकर तंदुरुस्त हो जाए। जेनिफर अपने हाथ की कलाबाजी दिखाते हुए उसके लिए फिर से एक स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करके पैक कर देती है। सभी नम आंखों से उसे विदा करते हैं। सियोरी ने भी सभी के लिए एक एक रिटर्न गिफ्ट चुपके से वहां छोड़ा हुआ था। वो जिन उसे घर में उसके द्वारा खींची गई सारी फोटोज गिफ्ट करता है ताकि वो फोटोज को देखकर उन्हें याद कर सके। कहानी धीरे धीरे भावुक कर देने वाली है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब सियोरी येंजिन के कजन का दरवाजा खटखटाती है और मालूम पड़ता है कि उसके बहन का शेड्यूल नेक्स्ट सेमेस्टर तक चेंज हो गया है। इसकी वजह से उसे कुछ महीने और यहाँ रुकना पड़ेगा और इसीलिए अब उसे किसी की जरूरत नहीं। बेचारी किस्मत की मारी सियोरी एक बार फिर बेघर हो गई और अब वो दोबारा वुजिन के पास मदद मांगने के लिए भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि आखिर उसी ने तो कहा था कि अब वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। काफी सोचने के बाद वो कंपनी के ऑफिस में जाती है, जहां सारा सामान रोड में घसीटते हुए वो कंपनी के ऑफिस पहुंचती है, जहां वुजिन हेसो से किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा था। वो उसे वहां देखकर छुपने की कोशिश करती है। इसी दौरान वुजिन को रास्ते में एक पेपर स्प्रे मिलता है। ये वही था जो आज सुबह उसके भतीजे यूचैन ने सियोरी को दिया था। इससे उसे अंदाजा लग जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और भागते हुए सियोरी के पास जाता है, जो कि एक लावारिस की तरह मायूस अपने सामान को रोड पर घसीटते हुए चल रही थी। इस चुभा देने वाली गर्मी में वो इतना थक गई थी कि बीच सड़क पर ही फैन चलाकर हवा लेने लगती है। अचानक वहां वुजिन आ जाता है और उसे घर वापस चलने के लिए कहता है, जिसके बाद हम उदास देवदास घर में दाखिल होते यूचैन को देखते हैं। उसे अपनी आंखों के सामने सियोरी को डॉग के साथ खेलते हुए देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी सुबह ही तो वो नए घर में गई थी, आखिर वापस कैसे आ गई। वो खुद को चुटकी काटता है और फिर सामने सियोरी उससे बात करती है, जिसके बाद वो खुशी से कूद पड़ता है और सभी गले लगकर घर की रौनक दोबारा बढ़ा देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वापस कोई त्योहार आ गया हो। आखिर बात ही ऐसी थी, सियोरी जान जो ठहरी उस घर की। अगले रोज यूचैन को उसकी माँ ह्योंगजुन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो कोरिया आई हुई है और जल्द ही घर पहुंचने वाली है। ये सुनकर पहले उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि आज तो वीकेंड है, सियोरी घर पर होगी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी को भी घर में रह रही उस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले। ना जाने सब क्या सोचेंगे। यूचैन तुरंत अपने अंकल वुजिन को कॉल करके ये बात बताता है, जिसके बाद वो फौरन ऑफिस से निकलकर सियोरी को घर के बाहर ले जाने के लिए पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसकी बहन ह्योंजुम घर की चौखट पर खड़ी थी, जहां पर उसके सामने दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि सियोरी ने खोला था। पहली नजर उसे लगता है कि सियोरी हाउसकीपर है, मगर तभी उसे ध्यान आता है कि घर की नौकरानी तो तकरीबन 40 साल की उम्र की थी। आखिर ये लड़की तो बिल्कुल जवान लग रही है। वेल, इससे पहले कि वो उसे कुछ सवाल जवाब करती, यूचैन अपनी माँ को लेकर रेस्टरूम में चला जाता है। ह्योंजुन जापान में अपने कॉन्फ्रेंस के बाद 2 घंटे के लिए वहां आई थी ताकि अपने बेटे और भाई से मिल सके। ऐसे में यूचैन को सिर्फ 2 घंटे ही अपनी माँ को संभालना था। वहीं वुजिन भी अपनी बहन को इन 2 घंटों में सियोरी से बात करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। हालांकि ह्योंजुन को अच्छे से समझ में आ गया था कि यकीनन ये दोनों कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। आखिर उस लड़की में कुछ तो खास है।
अब जैसे ही वो वुजिन से सियोरी का जिक्र करती है, वैसे ही बातों में डालकर वो अपनी बहन को समझाने लगता है कि देखो ये ऊपर का जो रूम विंडो है वो उसी की वजह से खुला है, उसको खोलने का आइडिया उसी ने मुझे दिया। और ऐसे ही घुमावदार बातें करते करते करीब 2 घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। योंगजुन वुजिन के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकलने लगती है, लेकिन ये सब कुछ सियोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहती। आखिर वो कुछ गलत थोड़ी ना कर रही थी, इसीलिए वो भागते हुए कार के पीछे जाती है और वुजिन की बहन से सब कुछ सच सच बता देती है। योंगजुन उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देख लेती है। आखिर था तो वो उसका छोटा भाई। योंगजुन खुश रहने का आशीर्वाद देकर वापस एयरपोर्ट के लिए खुशी खुशी निकल जाती है। सभी इससे काफी खुश थे, लेकिन रात में पूरा परिवार परेशान था क्योंकि वुजिन घर से लापता है और ऐसा वह पहले भी कर चुका था। अचानक अपना सामान के साथ घर से मीलों दूर रहने की उसकी आदत थी, जिससे हर कोई परेशान था। हर जगह ढूंढने पर भी जब वो कहीं नहीं मिला तो यूचान अपने अंकल का इंतजार करना ही सही समझता है। इसके सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। लेकिन सियोरी इन सब से काफी दुखी थी। वो अगले दिन ऑफिस में भी उसका इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। यहाँ तक कि उसके ऑफिस कलीग्स को भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गया हुआ है। दोपहर में काम के बाद लौटते समय उसे रास्ते में वुजिन नजर आता है, जिसे देखकर सियोरी मन ही मन तो खुश होती है, लेकिन नाराज इतनी थी कि बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चली जाती है। वुजिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और ऐसे बिना बताए गायब होने के लिए माफी मांगता है। सियोरी फिर इतनी जल्दी मानने वालों में से कहाँ थी। तभी वो उसे बताता है कि अब हमें घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर वो उसे सीने से लगा लेती है। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो ऐसे अचानक इसीलिए गायब हो गया था क्योंकि उसे अपने पिता से मिलने के लिए जेजू आइलैंड पहुंचना था, ताकि वो उन्हें विश्वास दिला सके कि अब वो कोरिया छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और ना ही बिना बताए कहीं गायब होगा। और इस शर्त पर उसके पिता मान गए। हालांकि सियोरी इस बात से नाराज थी कि वो उसे बताकर नहीं गया, जिसके कारण ना उसे रात में नींद आई और ना ही दिन में चैन। वो बस पूरा दिन उसका इंतजार करती रही। न जाने उसके दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। वुजिन इसके लिए उसे एक बार फिर से माफी मांगता है और दोबारा कभी ना ऐसा करने का वादा करता है। इस दिन के बाद से वो दोनों एक दूसरे को और अधिक महत्व देने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी घटनाएं धीरे धीरे उन्हें और करीब ला रही है। सुबह सियोरी की नजर वुजिन की टूटी हुई शर्ट के बटन पर जाती है और वो उसे जोड़ने को कहती है और उनके बीच का ये पल काफी प्यारनुमा हो जाता है। लेकिन तभी हिसो वहां जाती है, जिसकी वजह से सियोरी इतनी तेजी से अपना सर ऊपर उठाती है कि वुजिन के नाक में जोरदार टक्कर लगते हैं और खून निकलने लगता है। खैर, हिसो बताती है कि आज उसे एक म्यूजिक फेस्टिवल में जाना है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। इसी वजह से वो उन दोनों को वहां जाने को कहती है। अब बात म्यूजिक की हो रही हो तो सियोरी आखिर कैसे मना करती और वो वहां जाने के लिए झट से तैयार हो जाती है। एक तरफ वुजिन कॉन्सर्ट की बाकी चीजों का टेस्ट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट्री के लिए सियोरी कुछ फोटोज क्लिक कर रही थी। इसी दौरान कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। वो वहां जाकर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसने अपनी नोटबुक को वहीं टेबल पर छोड़ दिया है और यहीं पर उसे महसूस होता है कि उसके सामने क्लासिकल म्यूजिक संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर म्यूंग हुआन है। जी हाँ, ये वही म्यूंग हुआन है जिन्होंने आज से 13 साल पहले सियोरी को अपनी कला और विस्तार देने के लिए जर्मनी जाने का मौका दिया था। प्रोफेसर हुआन भी उसे एक नजर में पहचान गए और दोबारा देखकर काफी खुश होते हैं कि साथ ही साथ उसके साथ जो हादसा घटा था इसके लिए उन्हें अफसोस भी था, वरना आज सियोरी बहुत बड़ी स्टार होती। दोपहर में लंच के दौरान कैफे में ये सारी बातें सियोरी वुजिन को भी बताती है और इतना खुश थी कि एक लकी ड्रॉ में उसका नंबर भी लिख देती है। हालांकि ये जानकर कि उसमें जीतने की संभावना 0.1% से भी कम था, लेकिन फिर भी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आखिर इसमें इन दोनों की कैसी गलती। वुजिन सुबह से सियोरी को कुछ छुपाते हुए देख रहा था और वो अच्छे से जानता है कि जरूर सियोरी उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आई है। और अंत में वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। सियोरी थोड़ा सा हिचकिचाती है क्योंकि ये नया हेडफोन थोड़ा सस्ता वाला है। वो कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि वुजिन का हेडफोन टूट गया था, इसीलिए आज उसके लिए प्यार से खरीद कर लाई थी। ये हेडफोन सस्ता जरूर था, लेकिन वुजिन के लिए बेहद कीमती था। थोड़े दिनों बाद वुजिन के मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि वो लकी ड्रॉ जीत चुका है और उसे तेगबो के रेस्टोरेंट में
खाना खाने के लिए कूपन कोड भी मिलता है। इसके लिए वो सियोरी को इनवाइट करने के लिए ऑफिस जाता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि वो किसी काम के सिलसिले में हिसो के साथ एक सर्वे ट्रिप पर गई हुई है और रात तक ही वापस आएगी। वो जिन शाम तक उसके आने का वेट करता है, लेकिन तभी उसे मालूम पड़ा कि वो जहाँ पर गई है वहाँ पे एक भयानक तूफान आने वाला है, जिसके चलते समंदर के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब वुजिन के दिल में सियोरी को लेकर चिंता जागने लगती है और वो उसे बात करने के लिए हिसो को कॉल करता है, लेकिन हिसो ये कहकर फोन काट देती है कि वो अभी बाहर है और रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही है। इतना सुनकर वुजिन काफी परेशान होने लगता है और फिर घर में भी उसे चैन नहीं मिलता। इस वजह से वो अपने घर की छत की खिड़की खोलने की कोशिश करता है। तभी सियोरी उसे कॉल करती है, मगर फोन उठाने के चक्कर में वो बेड के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की बात नहीं हो पाती। जब दोबारा वुजिन उसे कॉल लगाता है तो उसके फोन में बैटरी न होने की वजह से वो स्विच ऑफ बताता है, जिसके कारण इंतजार के सिवा वो और कुछ नहीं कर सकता था। उधर फोन तो चार्ज हो चुका था, लेकिन काफी रात होने की वजह से सियोरी को लगता है कि वुजिन अब तक सो चुका होगा और ऐसे में फोन लगाना सही नहीं समझती। मगर उसे क्या पता था कि सियोरी के बिना एक एक पल काटना वुजिन के लिए कितना मुश्किल हो रहा था। नींद और चैन सब कुछ जा चुके थे, इसलिए सियोरी की याद में वो उसके द्वारा सजेस्टेड किया हुआ गाना सुनने लगता है। ये वो कमबख्त पल थे जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए मीलों दूर बैठकर तड़प रहे थे। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, जब बुरे से बुरे हालात में भी हमें उस एक शख्स की याद सताती है जिसके बिना एक पल भी रहना हमारे लिए दुश्वार हो। खैर, किसी तरह रात गुजरती है। सुबह वुजिन एक बार फिर से हिसो को फोन लगाता है कि वो दोनों आज किसी भी हालत में शहर वापस आ जाए, मगर उसे मालूम पड़ता है कि अभी भी तूफान जाने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से शायद उन्हें आने में दिक्कत होगी। ये सुनकर बेचारा वुजिन का चेहरा एक बार फिर उतर जाता है। लेकिन जब कुछ मीटिंग्स को खत्म करने के बाद वो वापस रोड क्रॉस कर रहा था तो अपने सामने सियोरी को देखता है। दोनों भागते हुए एक ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर वो अक्सर मुलाकात किया करते थे। यहाँ सबसे पहले सियोरी के मुंह से यही निकलता है कि उसने उसे बेहद मिस किया, और ये सुनकर वुजिन का दिल बाग बाग हो जाता है। आखिर वह यही तो सुनना चाहता था। उधर रात में घर न आने की वजह से यूचान सियोरी का हालचाल लेने के लिए फोन लगाता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर कोई ये कह रहा था कि पिछले कई दिनों से सियोरी और उसके अंकल वुजिन एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। यूचान को अब पुरानी सारी चीजें याद आने लगती है जो उसके घर में कई दिनों से चल रही है, जैसे कि उसके अंकल का बर्ताव, उसका सियोरी को प्यार भरे अंदाज से देखना और उसकी छोटी बड़ी चीज की चिंता करना। उसने उन दोनों के साथ फोटो भी देखी थी। अब तो उसे भी लगने लगा था कि दोनों कहीं एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते। दूसरी तरफ वो खुद भी सियोरी को लेकर अब कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो गया है, और ये सोचते सोचते वो अपने प्रैक्टिस एरिया में तेजी से भागने लगता है। उधर आज घर में अकेले होने की वजह से सियोरी और वुजिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन तभी एक कीड़ा उनके कमरे में आ जाता है, जिसको बाहर करने के लिए कमरे की लाइट्स क्लोज कर देते हैं। अंधेरा इतना बढ़ जाता है कि वो प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी सियोरी को जोर से भूख लगने लगती है और यहीं पर तबाको रेस्टोरेंट का वो कूपन काम आता है। वो दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि अचानक वुजिन को हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसका भांजा यूचान ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से बेहोश हो गया है और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वुजिन सारा काम धाम छोड़कर आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुंचता है और पूरी रात यूचान के बगल में ही बैठा रहता है। जब सुबह उसे होश आया तो वो यूचान को किसी बच्चे की तरह खाना खिलाता है। उसके इस चीज की भी चिंता थी कि वो पूरी रात सोया नहीं, मगर यूचान को अपनी जगह सियोरी की फिक्र सता रही थी, जो रात में घर पे अकेली थी। यहाँ वुजिन को भी याद आता है कि घर पर सियोरी रेस्टोरेंट जाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, जो बेचारी अब वहीं बैठे बैठे सोफे में सो चुकी थी। सुबह जेनिफर के आते ही सियोरी उसके फोन से वुजिन को कॉल लगाकर यूचान का हाल पूछती है और सब कुछ सही होने पर चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद वुजिन यूचान को कॉल करके जेनिफर का शुक्रिया अदा करने को कहता है, क्योंकि वो भी उसके लिए बेहद परेशान थी और आखिर है तो वो सब एक परिवार ही। ये परिवार शब्द यूचान को लगने लगता है कि शायद वो अपने अंकल और सियोरी के बारे में गलत सोच रहा था। उसके अंकल तो एक नेक दिल इंसान है जो सभी को अपने परिवार की तरह समझते हैं और सियोरी के साथ भी एक परिवार के सदस्य की तरह ही व्यवहार करते हैं। जो फोटो उसने कुछ दिन पहले उन दोनों के साथ में देखी थी वो भी किसी और ने खींची है और ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो उसे सिर्फ परेशान कर रही है।
उसके अंकल सियोरी से कोई सीक्रेट प्यार नहीं करते, ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में जुट जाता है। वहीं इसी टाइम जेनिफर अपने साथ किचन में काम कर रही सियोरी को बताती है कि वायलिन शॉप से फोन आया था, तुम्हारा वायलिन बन चुका है। ये सुनते ही सियोरी अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा करके उस दुकान पर पहुंचती है, लेकिन इतने पैसे जुटाने के बावजूद भी वो पूरे पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से दुकानदार कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। और वो क्या था, ये जानने के लिए आपको हमारे इस सीरीज का अंतिम अध्याय का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे कोरियन ड्रामा की दीवानगी रखने वालों के बीच शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ।